नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं काला सर श्री द्रोणाचार्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ठीक है ना। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान की विधियां। मनोविज्ञान की विधियां कह दो, चाहे व्यक्तित्व अध्ययन की विधियां, और व्यक्तित्व अध्ययन की विधियों में हम देख रहे हैं प्रक्षेपी और दो प्रकार की होती है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। तो हम देख रहे हैं अप्रक्षेपी विधियों में। अप्रक्षेपी विधियों में देखेंगे आज व्यक्ति इतिहास विधि। आप लोगों को इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं मनोविज्ञान विषय है क्या, मैं इसको कैसे पढ़ा जाए, थोड़ी सी मैं दो शब्दों में बताऊंगा, ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। ठीक है ना। तो भाई साइकोलॉजी को आप दो तरीके से पढ़ सकते हो, एक तो रट के और एक समझ कर। ध्यान रखना, साइकोलॉजी को रट कर आप अंक प्राप्त नहीं कर सकते एग्जाम में। अगर साइकोलॉजी को पढ़ना है, अच्छी तरह पहचानना है, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ने की चीज नहीं है, साइकोलॉजी एक विषय है, वो जीने की विषय। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं व्यक्ति इतिहास विधि या केस स्टडी मेथड की। भाई सबसे पहले यही बात होती है कि वास्तव में व्यक्ति इतिहास विधि होती क्या है, केस स्टडी मेथड कहते किसे है, या इसे कह सकते हैं एक अन्य नाम और बता सकते हैं जीवन व्रत विधि। जीवन व्रत विधि कौन सी विधि? जीवन व्रत विधि। अब जीवन व्रत विधि होती क्या है, व्यक्ति इतिहास विधि क्या होती है, केस स्टडी मेथड क्या होता है? ध्यान रखना, हमेशा कोई भी प्रश्न पढ़ो उसका उस शब्दों से अर्थ निकालने का प्रयास करो। व्यक्ति इतिहास यानी कि व्यक्ति का इतिहास, जीवन व्रत, भाई जीवन एक क्या होता है, व्रत होता है। ठीक है ना, यानी कि संपूर्ण जीवन की जानकारी, केस स्टडी। तो हम कह सकते हैं साधारण शब्दों में ऐसी विधि जिसके माध्यम से बालक के जन्म से लेकर, कब से लेकर, जन्म से लेकर वर्तमान अवस्था तक का, जन्म से लेकर वर्तमान अवस्था तक का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है वह विधि क्या कहलाती है? व्यक्ति इतिहास विधि या केस स्टडी मेथड या जीवन व्रत विधि कहलाती है। यानी कि किसी भी बालक या व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए उस व्यक्ति का कहां से अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे? जन्म से लेकर वर्तमान अवस्था तक का। कब से लेकर? जन्म से लेकर वर्तमान अवस्था तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन जिस विधि में किया जाता है वह विधि क्या कहलाती है? व्यक्ति इतिहास विधि कहलाती है। देखो यह विधि महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं। यह विधि निदानात्मक विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि है। सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन सी विधियों में? निदानात्मक विधियों में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, निदान किसे कहते हैं? एक एक शब्द को समझो, अर्थ निकालो, ऐसे नहीं कि रट लिया साहब निदानात्मक विधियों में सर्वश्रेष्ठ है, अब निदान क्या होता है ये पता ही नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर हमारे पास दो शब्द आ जाते हैं। नंबर एक निदान, भाई निदानात्मक में सर्वश्रेष्ठ है, तो दूसरा शब्द है उपचार। भाई दो शब्द आते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछते रहते हैं इन शब्दों के बारे में। भाई निदान किसे कहते हैं और उपचार किसे कहते हैं? निदानात्मक विधियों में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन पता होना चाहिए निदान किसे कहते हैं। निदान उसे कहते हैं जब किसी समस्या का वास्तविक कारण पता लगाया जाता है। जब किसी समस्या का कारण पता लगाया जाता है या समस्या की जानकारी प्राप्त की जाती है, वह क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। यानी कि किसी समस्या की जानकारी या किसी समस्या के कारण की जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? निदान। यानी कि समस्या का पता लगाना, समस्या का पता लगाना क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। जबकि उपचार किसी समस्या को ठीक कर देना ही क्या कहलाता है? उपचार। भाई किसी समस्या के कारणों का पता लगाना तो निदान, और किसी समस्या को ही ठीक कर देना क्या कहलाता है? उपचार। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारे से पूछता है कि आपकी ये जुकाम किन किन कारणों से हुई है, तो उस जुकाम के कारणों का अगर डॉक्टर पता लगा रहा है तो उसको तो कहेंगे निदान।
और डॉक्टर कारणों का बगैर पता लगाए जाते ही पैरासीटामोल 500 mg, ठीक है ना, देते गए आप टेबलेट, और टेबलेट देने के कारण आपका डायरेक्ट ही उपचार कर देते हैं, आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं, ठीक है ना, तो वह कहलाती है, क्या कहलाती है? उपचार। देखें शिक्षा के क्षेत्र में भी यही है। एक बालक पढ़ने में बहुत कमजोर है, एक बालक पढ़ने में बहुत कमजोर है, अगर उसको होशियार बनाना है, साहब पढ़ने में होशियार बनाना है, ठीक है ना, अब डायरेक्ट होशियार बनाने की कोशिश करिए और डायरेक्ट उसको होशियार बना दे तो क्या कहलाएगा? भाई समस्या को ठीक कर दिया, उपचार। अब ऐसा तो है नहीं कि बगैर किसी कारणों का पता लगाए उसका उपचार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पहले क्या करना पड़ेगा? निदान उसके कि बालक होशियार क्यों नहीं है, क्या बालक की मानसिक योग्यता नहीं है, बालक घर पे जाके कम पढ़ रहा है, या बालक में श्रवण संबंधी विकृति है, या क्या कारण? भाई पढ़ने में कमी का कारण का पता लगा लिया जाता है, किसके माध्यम से? निदान के माध्यम से, और उपचार के माध्यम से उसको क्या कर दिया जाता है? ठीक कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो निदानात्मक विधियों में यह विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है, यानी कि समस्याओं के कारणों के पता लगाने में, समस्या के कारणों का पता लगाने में यह विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। जैसे आजकल की मैं बात करूं, वर्तमान समय में किसी भी अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी और बाल विकास की जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कि शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, और उन जानकारियों के माध्यम से ही बालक की क्षमता को पहचान कर उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भाई समस्याओं का पता, बालक की जो जो समस्याएं आती है उनका पता किसके माध्यम से लगाया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के माध्यम से। तो निदानात्मक समस्याओं का कारण या पता लगाने की सर्वश्रेष्ठ विधियों में कौन सी विधि मानी जाती है? केस स्टडी विधि मानी जाती है, ठीक है ना। यह किन किन बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इन बालकों के व्यवहार का, यानी कि सामान्य बालकों के अलावा अन्य सभी बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। भाई सामान्य बालकों के अलावा अन्य सभी बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने की यह सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि बालक सामान्य है, यानी कि उसकी कोई समस्या नहीं है। अगर प्रतिभाशाली बालक है तो कुछ न कुछ समस्या होगी, अगर मंदबुद्धि है, जड़ है, समस्यात्मक है, अगर ऐसे बालक है तो उनमें कुछ न कुछ समस्या है। और ऐसा बालक क्यों है, उसकी जानकारी किसके माध्यम से लगाई जाती है? व्यक्ति इतिहास विधि के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से बालक ऐसे हो सकते हैं? कुसमायोजित बालक, कौन से बालक? कुसमायोजित बालक। कुसमायोजित के बालक के साथ साथ हम कह सकते हैं कौन से? झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले बालक, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, समस्यात्मक बालक आदि बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने की यह सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। या ऐसे कह सकते हैं, इसमें और ले सकते हैं आपराधिक बालक लोग भी। कौन से? आपराधिक बालक। इनके व्यवहार का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। किनके? कुसमायोजित, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, समस्यात्मक बालक और आपराधिक बालक। कुसमायोजित बालक किसे कहेंगे? जब एक बालक किसी वातावरण में अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से, दोनों ही रूप से नहीं डाल पाता है तो उस बालक को कहेंगे कुसमायोजित बालक। यानी कि अपने आप को मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी नहीं डाल पाया तो उसको कहेंगे कुसमायोजित बालक। क्या कहेंगे? कुसमायोजित बालक, ठीक है ना।
तो कुसमयोजित बालक, झूठ बोलने वाले बालक, चोरी करने वाले बालक, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, इनका कैसे अध्ययन किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ मैं इनका अध्ययन कैसे किया जाता है। विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, अब साहब विद्यालय से भाग रहे हैं, साहब बच्चे बंक मार रहे हैं स्कूल के बीच में, अब उनका पता किस विधि के माध्यम से लगा सकते हैं? केस स्टडी विधि के माध्यम से। वो ऐसे लगा सकते हैं, आप कभी स्कूल में आप पढ़े हो तो आपको पता है कि आपकी क्लास में एक दो ऐसे विद्यार्थी होते थे जो कभी इंटरवल में, कभी इंटरवल से पहले ही फरार हो जाते थे, ठीक है ना। तो उन बालकों की समस्याओं को ठीक करने के लिए इस विधि के माध्यम से जन्म से लेकर वर्तमान अवस्था तक का कि वो बालक विद्यालय से कब भागना प्रारंभ किया, उस शिक्षार्थी ने विद्यालय से कब पलायन करना प्रारंभ किया, इसकी जानकारी किसके माध्यम से? व्यक्ति इतिहास विधि के माध्यम से। कि देखिए इसकी संगत कैसी थी भाई, पहले तो नहीं भागता था स्कूल से, तो आजकल ये भाग रहा है, तो क्या इसकी संगत में कुछ परिवर्तन हुआ है, या इसको स्कूल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या पिटाई के डर से भाग रहा है? इन सभी समस्याओं के कारणों का पता किसके माध्यम से? व्यक्ति इतिहास विधि माध्यम से। समस्यात्मक बालक उसे कहते हैं वह बालक जिनका एकमात्र उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है? बाधा पहुंचाना होता है। यानी कि ये समस्यात्मक बालक कोई भी हो सकता है, सामान्य बालकों के अलावा, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, कोई भी। यानी कि उनका एकमात्र उद्देश्य होता है गुरुजी को कैसे भी रोका जाए, गुरुजी को पढ़ाने से कैसे भी रोका जाए। तो जैसे ही गुरुजी बोर्ड की तरफ देखते हैं, पीछे से अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं, क्लास के लास्ट में बैठते हैं, ग्रुप बना के बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? ग्रुप बना के बैठते हैं, ठीक है ना। तो इन बालकों की समस्याओं को पता लगाकर इन समस्याओं का ठीक किया जाता है। तो पता लगाया जाता है, केवल समस्या का पता लगाया जाता है व्यक्ति इतिहास विधि के माध्यम से, ना कि समस्या को ठीक किया जाता है। आपराधिक बालक, जब एक बालक 8 से 18 वर्ष के मध्य है और उसने किसी कानूनी नियम को तोड़ा है, तो वह बालक आपराधी बालक कहलाता है। या आपराधिक बालक को बाल अपचारी बालक भी या बाल अपराधी बालक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इन बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है कौन सी? व्यक्ति इतिहास विधि मानी जाती है। अब देखो साहब, इस विधि के माध्यम से फॉर एग्जाम्पल भाई कैसे अध्ययन किया जाता है, समझ में नहीं आई साहब, अब तक भी अगर आपके समझ में नहीं आई है कि वास्तव में अध्ययन कैसे करते हैं, तो इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप लोगों ने बहुत से लोगों ने देखी होगी, अगर भूल भुलैया मूवी देखी आप, कौन सी मूवी की बात करें? भूल भुलैया मूवी। दो चीज मिलेगी, अगर गुरुजी यार पढ़ा रहे हैं कि फिल्में दिखा रहे हैं, यह भी बड़ी बात होती है कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं या फिल्में दिखा रहे हैं। लेकिन उस फिल्म में आपको एक तो व्यक्ति इतिहास विधि के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिलेगी, एक सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो चेतन, अचेतन, अर्ध चेतन, ईड, ईगो और सुपर ईगो, इदम, अहम, परम अहम, व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था ना, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। दोनों के दोनों बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएंगे। मनोविश्लेषणात्मक के बारे में बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आज बात करेंगे व्यक्ति इतिहास विधि। आपने व्यक्ति इतिहास विधि के बारे में आप उस मूवी में देखोगे कि आपको पता है भूल भुलैया मूवी का मेन हीरो कौन है? अक्षय कुमार। कौन है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार एक साइकेट्रिक था। उस मूवी में क्या था? एक अक्षय कुमार एक साइकेट्रिक था, और अक्षय कुमार का एक दोस्त था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। और आपने देखा होगा सिद्धार्थ की शादी हुई थी अवनिका से। किससे हुई थी? अवनिका से। किससे हुई थी? अवनिका से। अमेरिका में पढ़ी लिखी अवनिका, और अमेरिका में कौन पढ़ रहे थे? सिद्धार्थ पढ़ रहे थे। दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग चला और दोनों शादी कर दी। और सिद्धार्थ जो था राजघराने से था। कैसे थे? राजघराने से था। आपने देखा होगा जैसे ही सिद्धार्थ शादी करके अवनिका को अपने राजमहल में लाता है, और आपने देखा होगा इस अवनिका में मंजुलिका, कौन? मंजुलिका नामक पात्र। किसकी बात करें? मंजुलिका नामक पात्र। आपने देखा होगा मूवी में अलग से कोई पात्र नहीं है। इसी अवनिका में मंजुलिका की बूथनी आना प्रारंभ हो गया था, मंजुलिका की आत्मा आना प्रारंभ हो गया था। अब साहब कैसे आई आत्मा? इसके बारे में मैं बताता हूं। आत्मा आती कुछ नहीं है,
भूतनी वगैरह कुछ नहीं होती है, ठीक है ना, साइंस में फैक्ट बात है ये। आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की कोई ऐसी इच्छा हो, जब किसी व्यक्ति की कोई ऐसी इच्छा हो जिसकी पूर्ति नहीं होती है, जब किसी व्यक्ति की कोई ऐसी इच्छा हो जिसकी पूर्ति नहीं होती है, वह इच्छा चेतन मन से कहां चली जाती है, अचेतन मन में चली जाती है और अचेतन मन में जाकर इकट्ठी हो जाती है। जैसे जैसे मौका मिलता है वह इच्छा चेतन मन पर क्या बनाती है, दबाव बनाती है। और सामाजिक इच्छाएं हैं तो चेतन मन पूरी कर लेने देता है, और असामाजिक इच्छा है तो उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करने देता। तो लगातार वह दमित इच्छा का रूप धारण कर लेती है कहां पर, अचेतन मन में, और चेतन और अचेतन के मन के बीच में क्या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, और धीरे धीरे ये संघर्ष द्वंद्व में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, द्वंद्व में बदल जाता है, और धीरे धीरे व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खोने की स्थिति में आ जाता है। किसके कारण, दमित इच्छा के कारण। अब मैं थोड़ा सा पात्र बताऊंगा कि व्यक्ति इतिहास विधि कहां पर है, वहां उस मूवी में आपने देखा होगा। उस मूवी में अवनिका जब छोटी बच्ची थी अपनी दादी के साथ रहती थी। कहाँ रहती थी, दादी के साथ रहती थी, और दादी के साथ दादी परियों की, आपको पता है छोटे बच्चों को परियों की, राजा महाराजाओं की कहानियां बहुत पसंद है, तो दादी के पास परियों की, राजा महाराजाओं की कहानियां सुनती थी। और एक दिन ऐसा हुआ, उसके पिताजी अमेरिका में रहते थे, पिताजी वापस आए और वापस आकर अवनिका को अमेरिका ले जाना चाहा, दादी के पास से क्या ले जाना चाहा, अमेरिका ले जाना चाहा। जैसे ही बच्ची को बताया, बच्ची का दिमाग खराब हो गया, मैं नहीं जाऊंगी अमेरिका, मैं दादी के पास रहूंगी, क्योंकि दादी के पास वह खुश थी, दादी के पास क्या थी, खुश थी, ठीक है ना। अब साहब जबरदस्ती जैसे ले जाने की बात हुई, स्कूल में एग्जाम देने की, एग्जाम पेपर फाड़ दिया, एग्जाम पेपर फाड़ के बाहर आ गई, और ये क्रियाएं देखते ही उसके पिताजी उसको जबरदस्ती कहां ले गए, अमेरिका ले गए। और आपको पता है वह इच्छा, दादी के पास रहने की इच्छा उसके अचेतन मन में जाके इकट्ठी हो गई, और वह अपने आप को समझने लगे कि मेरे ऊपर क्या हुआ है, अत्याचार हुआ, मेरे ऊपर क्या हुआ है, अत्याचार हुआ है। अब आपने देखा होगा उस मूवी में जैसे ही वह ससुराल में आती है, ससुराल में आने के बाद राजघराने में वह मंजुलिका के बारे में सुनती है कि मंजुलिका ऐसे ऐसे नृत्यकार थी, और उसका राजा ने क्या कर दिया था, मर्डर कर दिया था। और जितनी उस परिस्थिति में वह अपने आप को क्या मानने लगी, मंजुलिका मानने लगी कि जो अत्याचार मंजुलिका में हुआ वह अत्याचार स्वयं के बारे में सोचने लगी, और उसके अचेतन मन किस पर हावी हो गया, चेतन पर हावी हो गया, और धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन खोने लग गया, और ऊपर वाले माले में आपको मालूम है मंजुलिका की भूतनी आना प्रारंभ हो गया, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा इस समस्या का समाधान करने के लिए सिद्धार्थ अपने दोस्त अक्षय कुमार को बुलाता है, अक्षय कुमार आते हैं साफ टेम्पो लेके बड़ी जोर शोर से, ठीक है ना, और आने के बाद में आते ही उसका आरोप लगाते हैं राधा पे, जो अक्षय कुमार को चाहिता थी, ठीक है ना, राधा से कुछ चल रहा था चक्कर अक्षय कुमार का, ठीक है ना, तो राधा पर आरोप लगाते हैं ताकि उसका अचेतन मन हमेशा के लिए चेतन मन पर हावी ना हो जाए। और उसने उस समस्या का पता लगाने के लिए कि ये समस्या कहां से उत्पन्न हुई, और इस समस्या का पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए, अक्षय कुमार बस के ऊपर साइकिल लेकर बैठकर जाता है, उस बच्ची अवनिका के गांव जाता है। गांव जाने के बाद में उसके बारे में एक एक डिटेल कलेक्ट करता है कि वह दादी के पास रहती थी, और बाद में वह पता लगाता है कि जो इच्छाओं की पूर्ति इसकी बचपन में नहीं हुई थी, दमित इच्छाओं का रूप धारण कर लिया था, वही इच्छा 20 वर्ष के बाद में वापस चेतन मन में हावी हो गई, ठीक है ना। और उस इच्छा की समस्या का समाधान करने के लिए, ठीक है ना, उसने एक झाड़ फूक वाला माहौल बनाया और राजा का उसके हाथों से मर्डर करवा दिया, और उसकी इच्छा की क्या हो गई, पूर्ति हो गई। कि अब देखो यहाँ पर जो जन्म से लेकर उसके घर पे गया, उसके आस पड़ोसियों से उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, उसके स्कूल गया, ये संपूर्ण स्थिति जन्म से लेकर वर्तमान स्थिति का संपूर्ण अध्ययन कर जिस विधि में किया जाता है वह कौन सी है, व्यक्ति इतिहास विधि। अब बात करते हैं आगे, भाई व्यक्ति इतिहास विधि के पता तो चल गया, भाई कहते किसे हैं, जन्म से लेकर वर्तमान अवस्था तक का संपूर्ण अध्ययन करना कौन सी विधि के अंतर्गत किया जाता है, व्यक्ति इतिहास विधि के अंतर्गत किया जाता है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा करते हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। किसके बारे में, व्यक्ति इतिहास विधि के बारे में। आपको पता है व्यक्ति इतिहास विधि कैसी विधि है, निदानात्मक विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण विशेषताएं देखो, इस विधि में यहां से काफी बार प्रश्न आता है, इस विधि में समय
अधिक लगता है या कम? अरे समय अधिक लगेगा या कम? समय क्या लगता है? अधिक लगता है। आप साफ अधिक लगेगा, नहीं लगेगा? किस कहां पर जन्म हुआ, उसके गांव जाओ, उसके बाद में कौन सी स्कूल में पढ़ी, कौन सी स्कूल में पढ़ने के बाद में कहां गए, क्या किया क्या नहीं किया, इन सभी का अध्ययन करने के लिए समय अधिक लगता है। इस कारण यह विधि कैसी है? खर्चीली विधि है। कैसी विधि है? खर्चीली विधि है। आपको पता होना चाहिए इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग काफी बार एग्जाम में पूछते हैं। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था टाइडमैन ने। किसने किया था? टाइडमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? टाइडमैन ने किया था। ठीक है ना? तो यह विधि, इस विधि में समय अधिक लगता है, खर्चीली है। कैसी है? खर्चीली है। तो बताओ इस विधि में अध्ययनकर्ता की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? अरे अध्ययनकर्ता की आवश्यकता होगी नहीं होगी? तो अध्ययनकर्ता की आवश्यकता होती। भाई हम थोड़ी कर सकते हैं। अब अक्षय कुमार वाला काम तो सिद्धार्थ खुद भी कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया ना। तो एक अच्छे अध्ययनकर्ता की आवश्यकता होती है जो इस विधि के बारे में जानकारी रखता है। समय अधिक, खर्चीला है ना। इस विधि के माध्यम से वेद उपकल्पनाएं बनाई जा सकती है। वेद उपकल्पनाएं बनाई जा सकती है। वेद उपकल्पनाओं से मतलब यानी कि बालक का जन्म से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन करने के बाद में हम उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे जाकर अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। कहते नहीं कहते, अगर कोई बालक बहुत इंटेलिजेंट है तो हम कह देते हैं आईएएस बनेगा साहब। क्या बनेगा? आईएएस बनेगा। डॉक्टर बनेगा। क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। तो वेद उपकल्पनाएं, या हम कह सकते हैं उपकल्पनाओं के स्थान पर भविष्यवाणी की जा सकती है। किस विधि के माध्यम से? व्यक्ति इतिहास विधि के माध्यम से भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है ना? अब बात करते हैं केस विवरण तैयार करते समय निम्न कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। क्या तैयार करते समय? केस विवरण तैयार करना। भाई इस विधि से अध्ययन किस प्रकार से करें साहब? कैसे कैसे अध्ययन करना पड़ेगा? ठीक है ना? तो निम्न इस तरह से गुजरना पड़ता है केस विवरण तैयार करते समय। नंबर 1, प्रारंभिक सूचनाएं प्राप्त करना। प्रारंभिक सूचनाएं क्या करना? प्राप्त करना। प्रारंभिक सूचनाएं मतलब क्या समस्या है? भाई इस किसी भी व्यक्ति का अध्ययन क्यों करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात तो एक, भाई प्रारंभिक सूचनाएं क्यों करना है? कौन कौन से उपकरण, कौन कौन से साधन आदि की आवश्यकता होगी। तो प्रारंभिक सूचनाएं प्राप्त की जाती है। उसके बाद में दूसरा आता है गत इतिहास। अब आपको बताया अक्षय कुमार आया था, आने के बाद में प्रारंभिक सूचनाएं इकट्ठी की कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसमें है, और इसमें प्रॉब्लम है तो क्या है, कौन कौन से उपकरण चाहिए। उसके बाद में गत इतिहास, बाद में तो बैठ के गया था बस के ऊपर। तो गत इतिहास यानी कि अचेतन मन में जो दमित इच्छा है, कौन सी है? दमित इच्छा है, उसके बारे में। तो गत इतिहास व्यक्ति का या बालक के जो गत इतिहास रहे उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। नंबर 2। नंबर 3 पे आते हैं वर्तमान अवस्था। वर्तमान में कौन सी अवस्था में चोर है तो इसकी आदत कितनी पड़ चुकी है चोरी करने की, तो वर्तमान अवस्था। और सबके लास्ट में आता है निष्कर्ष कि किस प्रकार से समस्या का समाधान किया जा सकता है, किस प्रकार से समस्या का समाधान किया जा सकता है, किस प्रकार से पता लगाया जा सकता है। तो लास्ट में चौथा चरण कौन सा है? निष्कर्ष। तो इसमें देखो केस विवरण तैयार करते समय निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है। प्रारंभिक सूचनाएं, क्रम पूछ सकता है यहाँ से, प्रारंभिक सूचनाएं, गत इतिहास, वर्तमान अवस्था और निष्कर्ष। ध्यान रखना आप गलती करोगे यहाँ पे, प्रारंभिक सूचनाओं की जगह आप क्या कर सकते हो? वर्तमान अवस्था, जबकि वर्तमान अवस्था तीसरी स्टेज पे आएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो प्रारंभिक सूचनाएं, गत इतिहास,
वर्तमान अवस्था और निष्कर्ष। ठीक है ना, ये थी अपनी कौन सी विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड। ठीक है ना, कौन सी विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, निदानात्मक विधियों में। इसमें मानी जाती है, निदानात्मक विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा निदान किसे कहते हैं और उपचार किसे कहते हैं। किसी समस्या का पता लगाना निदान और किसी समस्या को ठीक कर देना उपचार। वर्तमान एक एग्जाम्पल और दे दो छोटा सा निदान और उपचार का, कि वर्तमान समय में जो जो अध्यापक बन रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा वर्तमान सरकारी स्कूलों का शिक्षा स्तर काफी ऊपर उठ गया है, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं सरकारी स्कूलों के। जबकि आज से 10 साल पहले की बात करें, यानी कि सरकारी स्कूल में अगर 50 बच्चे 30 फेल 20 पास, और वर्तमान समय में क्या मेरिट भी आ रही है, तो कहां से आ रही है, सरकारी स्कूलों से। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो अध्यापक बन रहे हैं उनको मनोविज्ञान की जानकारी है, वह बालक के समस्या आ रही है तो समस्या का पहले पता लगाते हैं, बाद में क्या करते हैं, उपचार। जैसे आपने देखा होगा अंग्रेजी वाला मास्टर हमेशा उपचार ही करता था, और अंग्रेजी वाले की जगह छोड़ दें तो आज से 10 साल पहले के जितने भी अध्यापक थे वो डायरेक्ट उपचार करते थे, निदान नहीं करते थे। देखा होगा आपने, आप जब स्कूल में तीसरी या चौथी क्लास में थे, होमवर्क जिस दिन नहीं करके लेके जाते थे उस दिन क्या पूछते थे कि बेटा क्यों कुन करी हो, बेटे क्या दिक्कत थी, पेन नहीं था क्या? डायरेक्टली क्या कहते थे, जिन लड़कों ने होमवर्क नहीं किया वो तो बिना अंडे देने वाले मुर्गे बन जाए, और जिन लड़कियों ने होमवर्क नहीं किया वो ऊपर हाथ कर ले। क्या कर ले? ऊपर हाथ कर ले। और तो प्राचीन में तो यही था, आज से 10 साल पहले की। क्योंकि वर्तमान में क्या होता है, पहले समस्या का पता लगाया जाता है, निदान किया जाता है कि बेटे होमवर्क क्यों नहीं किया, समझ में आया कि नहीं आया। वर्तमान में अध्यापक पहले समस्या का पता लगाते हैं और उसके बाद में समस्या को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो अपनी व्यक्ति इतिहास विधि समस्या का पता लगाने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये थी अपनी कौन सी विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी या संपूर्ण अध्ययन हम लोगों ने इस क्लास में कर लिया है। इसी के साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, ठीक है ना, तो आप लोगों को अपने वीडियो को शेयर वगैरह करो, लाइक करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, लगातार कंटिन्यू स्टडी से जुड़े रहें। और रिट की एग्जाम कभी भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो आपको परिपूर्ण रूप से तैयार अभी से कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।